हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर ब्रजेश वर्मा, मेडिसिन डिपार्टमेंट, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का। तो आज हम सीखेंगे कि वार्ड में जो एडमिटेड पेशेंट हैं उनका शुगर कैसे कंट्रोल किया जाए। आजकल देखा जा रहा है कि कोविड पेशेंट्स में चूँकि स्टेरॉयड काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो उससे पेशेंट्स का शुगर जो है काफ़ी अनकंट्रोल्ड हो रहा है। और जैसा कि आप सभी को पता है, ब्लैक फंगस का रिस्क भी उन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिनका कि शुगर अनकंट्रोल्ड होता है। तो आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हमें आरबीएस मॉनिटरिंग करनी है, रैंडम ब्लड शुगर कैसे मॉनिटर करना है, कितने रैंडम ब्लड शुगर में हमें कब ओरल एंटी ग्लाइसेमिक ड्रग्स चालू करनी है, कब हमें इंसुलिन चालू करना है, कौन सा हमें इंसुलिन देना है, और क्या जनरल मिस्टेक्स होती हैं जो हम जनरली वार्ड्स में देखते हैं। तो बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर हम इसे अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो समझ सकते हैं। और डेफिनेटली इसके बाद हमें दोबारा कभी वार्ड में डायबिटीज़ के पेशेंट्स के मैनेजमेंट को लेके कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है। ये बहुत ही सिंपल है। बस हाँ, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे कि हमें प्रॉपर आरबीएस चार्टिंग चाहिए। इसके अलावा इंसुलिन, सही इंसुलिन चाहिए हमें, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट या लॉन्ग एक्टिंग। उसको लगाने के लिए प्रॉपर ट्रेंड स्टाफ चाहिए। और जो भी इंसुलिन सिरिंज है वो अवेलेबल होना चाहिए। इंसुलिन का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। तो डेफिनेटली हम वार्ड में सभी पेशेंट्स का शुगर बढ़िया से कंट्रोल कर सकते हैं। ये कोई इतना कठिन जॉब नहीं है। ओके, तो फिर आइए शुरू करते हैं। थैंक यू, कीप इट ऑन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब कोई भी नया पेशेंट आता है तो हमें 3-4 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ कि पेशेंट डायबिटिक है या नॉन डायबिटिक है। पॉइंट नंबर सेकंड, पेशेंट का ओरल इंटेक कैसा है, ओरल फीड उसका ठीक है या नहीं है। पेशेंट की जनरल कंडीशन कैसी है, पेशेंट को सेप्सिस तो नहीं है, वाइटली वो अनस्टेबल तो नहीं है, शॉक में तो नहीं है, तो जीसी उसकी गुड है या पुअर है। एंड लास्ट थिंग, हमें फिर आरबीएस वैल्यू ग्लूकोमीटर से चेक करनी है। जो भी नए मरीज आते हैं सभी का कम से कम 2 टाइम्स आरबीएस वैल्यू हमें देखना है। एक दोपहर के खाने के पहले, दैट इज़ फास्टिंग ब्लड शुगर, एंड खाने के 2 घंटे बाद, मतलब कि पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर। ये हम ग्लूकोमीटर से चेक करेंगे। इसके अलावा लैब से जो वैल्यूज़ आती हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर एंड पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर एंड HbA1c। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमें ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए इन सभी पॉइंट्स को देखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम आरबीएस की वैल्यू देख के डिसाइड करेंगे कि इसे इंसुलिन देना है, कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स देने हैं। नहीं, हमें ये सब चीज़ें देखनी है। डायबिटिक है, नॉन डायबिटिक है, ओरल इंटेक कैसा है, जीसी कैसी है, एंड उसकी आरबीएस की वैल्यू एंड लैब में जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो कैसी हैं। ओके, तो अभी अपने पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है। अपने पास पहला ऑप्शन है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स का, जिसमें कि जो हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं वो है मेटफॉर्मिन एंड ग्लिप्टिन्स। ग्लिप्टिन्स में हमारे पास सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, टेनाग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिल्स हैं। इसके अलावा सेकंड ऑप्शंस क्या हैं। सेकंड ऑप्शन में है बेसल बोलस इंसुलिन रिजीम। ठीक है, इसे हम मल्टीपल सबक्यूटेनियस इंसुलिन इंजेक्शन रिजीम भी बोलते हैं। ये सेकंड ऑप्शन। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन क्या है, इंसुलिन का इन्फ्यूजन स्टार्ट करना। ठीक है, अभी हमने देख लिया कि पेशेंट से किन पॉइंट्स पे हिस्ट्री लेना है, और अभी हमने देखा कि हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है, OHA का, बेसल बोलस इंसुलिन रिजीम का, इंसुलिन इन्फ्यूजन का। अब किस पेशेंट में क्या इंटरवेंशन करना है ये हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटी सी समरी देख लेते हैं कि कितने फास्टिंग ब्लड शुगर एंड पोस्टप्रांडियल ब्लड शुगर पे कौन सी
ट्रीटमेंट अपने को चालू करनी है। तो पहला पॉइंट, फास्टिंग लेस देन 140, पोस्टप्रांडियल लेस देन 180। अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं चालू करना है, बस नेक्स्ट डे हमें फास्टिंग ब्लड शुगर एंड HbA1c लैब में भेज देना है इन्वेस्टिगेशन के लिए। फिर अगर फास्टिंग 140 और 150 के बीच में है, पोस्टप्रांडियल 180 से 200 के बीच में है, तो हमें उसे डायबिटिक डाइट एडवाइस करना है और साथ में 4 टाइम्स शुगर मॉनिटर करना है, ब्रेकफास्ट के पहले, लंच के पहले, डिनर के पहले और डिनर के बाद। ये 4 टाइम्स हमें वैल्यूज़ देखनी है। ओके, फर्स्ट कंडीशन हो गई, सेकंड कंडीशन हो गई, एंड नाउ दिस इज थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन इज दैट कि 150 टू 180 के बीच में फास्टिंग हो, पोस्टप्रांडियल 200 टू 250 के बीच में हो। तो यहाँ पे हमें OHA स्टार्ट करना है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। ओके, तो ये वैल्यू हमें ध्यान रखना है कि 150 फास्टिंग एंड पोस्टप्रांडियल मोर देन 200 when we have to start some treatment. Okay, common options are metformin 500 mg, sitagliptin 100 mg, vildagliptin 50 and teneligliptin 20 and linagliptin is 5 mg। हम इसको आगे देखते हैं डोजिंग को। इसके बाद अगर 180 से ज़्यादा है फास्टिंग एंड पोस्टप्रांडियल 250 से ज़्यादा है, तो वहाँ पे बेसल बोलस इंसुलिन रिजीम चालू करते हैं। एंड फिफ्थ कंडीशन इज व्हेन fasting is more than 300, postprandial is more than 400, then we have to start insulin infusion. Okay, and sixth condition is जब पेशेंट का ओरल इंटेक बिल्कुल भी नहीं है, नील पर ओरल है वो, और उसका RBS जो है 180 से ज़्यादा आ रहा है 2 टाइम्स, या तो फिर पेशेंट को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है। अगर इसके सिम्टम्स हैं, या तो पेशेंट का जो डाइट है वो रेगुलर नहीं है, कभी कुछ ओरल इंटेक है, कभी कुछ खा पा रहे हैं, नहीं खा पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी हमें इंसुलिन इन्फ्यूजन चालू करना चाहिए। ओके, तो नो दिस चार्ट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये हमें याद करनी होंगी ये वैल्यूज़, जिससे हमें ध्यान रहे कि हमें कौन सा ट्रीटमेंट कब चालू करना है। इसके अलावा ये यहाँ पे दी गई है कि लैब में जो हम इन्वेस्टिगेशन भेजते हैं उसमें डायबिटीज़ हम पेशेंट्स को कब बोलेंगे, व्हेन पेशेंट हैव फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज मोर देन 126, पोस्टप्रांडियल मोर देन 200 एंड HbA1c मोर देन 6.5। ओके, दिस वैल्यू यू मस्ट हैव टू लर्न। ओके, और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि RBS मोर देन 250 हो तो यूरिन कीटोन चेक करना है। ओके, यूरिन कीटोन चेक करना है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, अभी ये शॉर्ट समरी हो गई। अब स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को देखते हैं। कि हमने देख लिया है कि हर पेशेंट को हमें एक प्री मील और एक पोस्ट मील उसका ग्लूकोमीटर से शुगर मेज़र करना है, जो भी नया पेशेंट एडमिट हो रहा है। ठीक है, अभी अपन फर्स्ट ट्रीटमेंट मोडेलिटी देखते हैं। ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो हैं उसको कैसे देना है, किस में देना है और कितना देना है। ठीक है, अब ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स में भी 2 कंडीशन है। एक वो पेशेंट जो कि पहले से डायबिटीज़ के डायग्नोस्ड हैं, और एक वो जो अभी अभी न्यूली डायग्नोस्ड हुए हैं। तो ऐसे पेशेंट जो कि पहले से डायबिटिक हैं और वो ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स पे हैं, तो अगर उनका फास्टिंग 140 से कम है, पोस्टप्रांडियल लेस देन 180 है, और उनका ओरल इंटेक सही है, कॉन्शियस हैं, माइल्ड कोविड इन्फेक्शन है, और RFT LFT नॉर्मल है, ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। अगर ऐसा है तो उससे हमें ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स कंटिन्यू करने के लिए बोलना है। इसके अलावा अगर ये कंडीशन नहीं है, कोई पेशेंट है उसका शुगर अनकंट्रोल्ड है, 140 से ज़्यादा है फास्टिंग, या सीवियर कोविड इन्फेक्शन है, या तो उसका ओरल इंटेक अच्छा नहीं है, तो हमें उससे बेसल बोलस इंसुलिन रिजीम स्टार्ट करना चाहिए। ओके, अभी अगली कंडीशन क्या है, ये तो वो हो गया कि जो जिस पेशेंट को पहले से डायबिटीज़ है। अभी ऐसे पेशेंट जो कि न्यू डायग्नोस्ड हैं, न्यू डायग्नोस्ड पेशेंट में 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है
इसमें हमने देखा कि ये जो सिचुएशंस थी अगर वो फुलफ़िल कर रहे हैं और साथ में अगर वो RBS 150, 180 एंड 200 एंड 250 के बीच में है, तो यहाँ पे हमें ओरल एंटी डायबिटिक चालू करना है, जिसमें अभी ये न्यू पेशेंट है। न्यू पेशेंट में हम पहली बार ट्रीटमेंट चालू कर रहे हैं, तो मेटफॉर्मिन 500 mg BD और ग्लिप्टिन में से एक कोई सा भी ग्लिप्टिन चालू करना है, जैसे कि विल्डाग्लिप्टिन को 50 mg BD, सीटाग्लिप्टिन 100 mg OD, लीनाग्लिप्टिन 500 mg 1OD, टेनेलिग्लिप्टिन 20 mg 1OD. ओके, and if these conditions are not fulfilled in new patient, then we have to start the insulin as I have already told you. ओके, तो ये हम समझ गए कि हमें ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो है उसी में चालू करना है, जिसका ओरल इंटेक ठीक हो, शुगर कंट्रोल्ड हो, 150 180 बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हाइपरग्लाइसीमिया नहीं हो, उसमें हमें मेटफॉर्मिन और ग्लिप्टिन से कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करना है। ये तो हो गई शॉर्ट समरी। ओके, अब देखते हैं सेकंड मोडिलिटी अपने पास जो है बेसल बोलस। इसे बेसल बोलस क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक इसमें हम इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन यूज़ करते हैं, जो कि मॉर्निंग से लेके होल डे तक एक होता है बेसल, एक जो होता है इंसुलिन का बेसल लेवल मेंटेन करके रखना है ना। और एक बोलस वो होता है कि मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट किया, लंच किया या तो डिनर किया रात में, तो उस समय जो शुगर में इंक्रीमेंट हो रहा है ना, उसके लिए जो अपन एक्स्ट्रा इंसुलिन दे रहे हैं, है ना, इन पॉइंट्स पे उसे अपन बोलते हैं बोलस। तो एक बेसल मेंटेन करेगा और एक बोलस। तो बोलस में हम देते हैं शॉर्ट एक्टिंग, मोस्ट कॉमनली जो हम यहाँ पे दे रहे हैं ह्यूमन रेगुलर इंसुलिन, ठीक है। और बेसल में जो कि इंटरमीडिएट या तो लॉन्ग एक्टिंग यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि न्यूट्रल प्रोटामिन हेस्ड्रॉन है NPH, या तो डेग्लूडेक या तो ग्लार्जिन यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये बेसल बोलस हमें समझना है। ये जो बॉडी का नॉर्मल फिजियोलॉजिकल इंसुलिन का रिलीज़ होता है, हम उससे मिमिक करने की कोशिश करते हैं। जैसा नेचुरल हमारे बॉडी में सिक्रीट होता है, वैसा हम इंसुलिन ट्रीटमेंट में देने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, बेसल बोलस कब चालू करना है? जब 180 से ज़्यादा हो फास्टिंग और पोस्टप्रांडियल 250 से ज़्यादा हो। अब यहाँ पे भी 3 सिचुएशन है, एक न्यू पेशेंट आया है उसको चालू करना है, और एक पहले से ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स पे है लेकिन उसका शुगर जो है 180 250 से ज़्यादा जा रहा है, मतलब कि ओरल एंटी डायबिटिक से नहीं कंट्रोल हो रहा है। एंड थर्ड सिचुएशन ये है कि पेशेंट पहले से बेसल बोलस रेजिम पे है, तो उस कंडीशन में हमें बस उसका डोज एडजस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर पेशेंट ओरल एंटी डायबिटिक पे है तो हमें बस उस पर ऐड करना पड़ेगा बेसल बोलस को, ठीक है। ओके, तो देखते हैं। अब कोई नया पेशेंट है, उसे हमें चालू करना है बेसल बोलस इंसुलिन रेजिम, तो उसका सबसे पहले हमें टोटल डेली डोज कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि 0.4 पर kg पर डे। ओके, 0.4 यूनिट्स। लेकिन अगर पेशेंट ओल्ड एज है, नेफ्रोटिक या लीवर डिसीज है उसे, तो उसमें 0.2 यूनिट्स पर kg पर डे से चालू करते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल जैसे लेते हैं कि 60 kg का अगर कोई पेशेंट है तो हमें उसे 0.4 इंटू 60, तो टोटल डेली डोज आ गई 24। अब 24 को हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो ये हो गया 6 यूनिट। ओके, तो सबक्यूटेनियस रेगुलर इंसुलिन मतलब कि ये अपनी क्या है, ये अपनी बोलस डोज है। तो 6 यूनिट खाने के पहले देना है, ब्रेकफास्ट के पहले देना है, लंच के पहले देना है और डिनर के पहले देना है। 6 यूनिट सबक्यूटेनियस। और रात को ये खाने के पहले जो दे रहे हैं, ये ध्यान रखना है 30 मिनट्स बिफोर देना है, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट एक्टिंग NPH है, उसका 6 यूनिट सबक्यूटेनियस डिनर के 2 घंटे बाद देना है। तो ये हो गई बेसल डोज। ओके, दिस इज़ वेरी सिंपल, बेसल बोलस इंसुलिन रेजिम, ठीक है। इसके अलावा फिर
अगली सिचुएशन ये है कि पेशेंट पहले से ओरल एंटी डायबिटिक पे है और उसका शुगर जो है अनकंट्रोल्ड हो रहा है, 180/250 से ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें मेटफॉर्मिन और ग्लिप्टिन कंटिन्यू करना है और अदर ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स स्टॉप करना है, और साथ में हम बेसल बोलस इंसुलिन रेजिम स्टार्ट करेंगे, जैसा कि हमने ऊपर देखा वैसा। ठीक है। अभी कुछ सिचुएशंस हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं कि हम पोस्ट मील टू प्री मील इंक्रीमेंट देखते हैं शुगर का। खाने के पहले और खाने के बाद शुगर में जो चेंज आया है, अगर वो 40 से ज़्यादा है, मान लेते हैं कि वो ये इस पेशेंट ने लंच के पहले देखा तो उसका शुगर 204 था, 112 खाने के पहले था और 204 खाने के बाद हुआ, तो उसका इंक्रीमेंट कितना हुआ, 92। बट अपना टारगेट क्या है कि अपने को 40 से ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं करना है। तो अपन क्या करेंगे, उसमें इंसुलिन ऐड करेंगे, सिर्फ कब, ओनली फॉर लंच। ठीक है। तो इस सिचुएशन में अपन सिर्फ 1 टाइम बोलस दे सकते हैं, हमेशा बेसल की ज़रूरत नहीं है। अगली सिचुएशन देखते हैं कि मान लेते हैं कि फास्टिंग जो है 140 से ज़्यादा है। ठीक है। और जो इंक्रीमेंट है प्री मील और पोस्ट मील में वो लेस देन 40 है, तो यहाँ हमें बोलस देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हमें सिर्फ बेसल ऐड करना पड़ेगा। बेसल इंसुलिन की जो डोज होती है वो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज से डिसाइड होती है कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज अगर 140 से ज़्यादा है तो आप बेसल ऐड कर दो। ओके। अभी अब थर्ड सिचुएशन पे चलते हैं कि कोई पेशेंट इंसुलिन इन्फ्यूजन पे है और उसको शिफ्ट करना है बेसल बोलस इंसुलिन रेजिम पे, तो क्या करेंगे हम। इसके लिए सबसे पहले हमें टोटल डेली डोज निकालनी पड़ेगी, लास्ट 24 आवर में कितनी थी। तो उसके लिए जितनी भी टोटल रिक्वायरमेंट हुई है उसका 80% अपन टोटल डेली डोज कहलाती है। ठीक है। एक बार अपनी टोटल डेली डोज निकल गई, उसके बाद जैसा हमने ऊपर देखा 1/4 डिवाइड करके, और उस तरीके से हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं बेसल बोलस इंसुलिन रेजिम पे। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है कि हम ये शिफ्टिंग तभी करेंगे जब ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल्ड हो, उसका इनटेक आ गया हो और पेशेंट वाइटली स्टेबल हो। दूसरी चीज़ कि हमें ओवरलैप करके शिफ्ट करना है, कम से कम 1 से 2 घंटे का। कैसे, एग्जांपल से देखते हैं। पेशेंट का 11 बजे ब्लड ग्लूकोज 132 था, वो इंसुलिन इन्फ्यूजन पे चल रहा था। ठीक है। शुगर कंट्रोल्ड है, अभी ओरल इंटेक ठीक है, पेशेंट का जीसी इम्प्रूव हो रहा है, और हमने उसका टोटल डेली डोज कैलकुलेट किया तो वो आ गया 24। अब 24 को हमने ओके 24 को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ओके सॉरी 24 को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, जैसे कि हमने पहले देखा था। और फिर हमने डिसाइड किया कि लंच के पहले उस पेशेंट 1 बजे लंच लेने वाला है, तो उसको हमने 12:30 पे सबक्यूट 6 यूनिट बिफोर लंच वाला ये हमने बोलस डोज दे दिया। ठीक है। अभी 12:30 to 1:30 हम इसका इंसुलिन इन्फ्यूजन चलने देंगे। ठीक है। और 1:30 पे हम इसका इंसुलिन इन्फ्यूजन स्टॉप करेंगे। ठीक है। तो कितने देर का ओवरलैप हो गया, 1 आवर का ओवरलैप हो गया। ठीक है। तो ये ओवरलैप ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर पेशेंट आरटी फीडिंग पे है तो आरटी फीड पे हमें ध्यान रखना है कि इसे 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। एक होता है मेजर फीड और एक होता है माइनर फीड। तो मेजर फीड होती है 9 AM 1:30 PM एंड 7 PM, एंड माइनर फीड होती 11 AM 4:30 PM एंड 10 PM। ठीक है। तो जो बोलस होता है वो बिफोर ईच मेजर फीड, ठीक है, बोलस मेजर के पहले देंगे, और जो बेसल होता है वो लास्ट वाली जो माइनर फीड होती है, मतलब कि 10 बजे की रात की, उस समय देते हैं। ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कि बेसल बोलस इंसुलिन रेजिम कैसे हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा
अब डोज टाइट्रेशन कैसे करेंगे, कब बढ़ाना है कब घटाना है, तो इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोएक्टिवली करना है, रिएक्टिवली नहीं करना। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें प्रीवियस डे की इंसुलिन जो है, जो आरबीएस वैल्यू है, हमें उसके अकॉर्डिंग करना है। ऐसा नहीं कि पेशेंट का अभी जो आरबीएस आ रहा है उसके बेसिस पे अपन उसका अभी का इंसुलिन मेंटेन करें, नहीं। एक दिन पहले की आरबीएस वैल्यू से हमें उसका जो इंसुलिन का डोज है वो अगले एक दिन बाद का मेंटेन करना है, ठीक है। ये अभी हम आगे एग्जांपल से समझते हैं। इसके अलावा टारगेट करना है हमें कि पोस्ट मील जो इंक्रीमेंट है, वही जो हमने देखा कि खाने के पहले और खाने के बाद इंसुलिन में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 30 से 50 के अंदर हो, आइडियली 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। साथ में हमें ये भी चेक करना है कि इंजेक्शन का मेथड ठीक है कि नहीं, खाने के पहले 30 मिनट्स पहले हम लगा रहे हैं कि नहीं, और फूड का क्वालिटी लगभग एक जैसा हो, डायबिटिक डाइट हो और फिक्स हो, टाइम जो फूड टेक का हो सही समय पे डेली ले, जिस समय वो डेली लेता है। अब देखते हैं कि एग्जांपल से कैसे। अगर पेशेंट 6 यूनिट रेगुलर इंसुलिन सबक्यूट ले रहा है और उसका इंक्रीमेंट अगर 80 हो रहा है खाने के पहले और खाने के बाद में, तो हमें 2 यूनिट्स बढ़ा देना है फ्रॉम द नेक्स्ट डे। ये मतलब है प्रोएक्टिवली का कि आज अगर बढ़ा हुआ आ रहा है आरबीएस तो हमें नेक्स्ट डे से करना है, आज से ही नहीं बढ़ाना है, ओके। इसके अलावा तो ये तो हो गया कि हम बोलस का डोज कैसे बढ़ा रहे हैं। अब अगर बेसल इंसुलिन का डोज हमें वो करना है तो उसके लिए हमें फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज देखना पड़ेगा। अगर वो 140 से ज़्यादा आ रहा है तो हमें डोज बढ़ाना है बेसल का, लेकिन साथ में मॉर्निंग 3 AM हाइपोग्लाइसीमिया भी रूल आउट करना है, ओके, ठीक है। अगली कंडीशन क्या है कि ऐसे पेशेंट्स जो स्टेरॉयड पे हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का स्टेरॉयड है और कितनी फ्रीक्वेंसी से दे रहे हैं। जनरली जो अभी कोविड में यूज़ हो रहे हैं वो इंटरमीडिएट एक्टिंग मिथाइल प्रेडनिसोलोन या प्रेडनिसोलोन यूज़ करते हैं। तो अगर वो मिथाइल प्रेडनिसोलोन 40 mg यूज़ कर रहे हैं 1 टाइम 1 OD, या तो डेक्सा 8 mg यूज़ कर रहे हैं लॉन्ग एक्टिंग डेक्सा, इसका 36 आवर होता है। इसको मैं एग्जांपल से बताता हूँ कि डेक्सा अगर 8 mg दे रहे हैं ओडी दिन में एक बार, या मिथाइल प्रेडनिसोलोन 40 mg 60 mg बीडी दे रहे हैं, तो इस स्टेरॉयड के कारण जो हाइपरग्लाइसीमिया होगा वो पूरे दिन भर बना रहेगा। इसका मतलब कि जो हम डोज में इंक्रीमेंट्स कर रहे थे पहले, अगर 2 कर रहे थे तो हमें और बढ़ा के करना है क्योंकि स्टेरॉयड चल रहा है साथ में, और जो डोज मॉडिफिकेशंस के जो रूल्स हमने ऊपर पढ़े थे वैसे ही रखना है, सेम डोजिंग रखनी है। लेकिन अगर प्रेडनिसोलोन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन 60 mg 1 OD, मतलब अगर सुबह 9 बजे बस दिया, 1 टाइम दिया अगर, है ना, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ब्लड ग्लूकोज जो है आफ्टरनून या इवनिंग तक पीक पे जाएगा इस स्टेरॉयड के कारण से, ओके। तो हमें क्या करना है, इंसुलिन बढ़ाना है सिर्फ और सिर्फ लंच के पहले, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो स्टेरॉयड जो है उसका डोज कितना है और उसका फ्रीक्वेंसी कितना है इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी बेसल बोलस के बारे में। अब आ जाते हैं इंट्रावीनस इंसुलिन इन्फ्यूजन के बारे में, ठीक है। अभी किसी पेशेंट का हमने आगे पढ़ा कंडीशन की फास्टिंग 300 से ज़्यादा, पोस्ट प्रेंडियल 400 से ज़्यादा, या तो किसी का ओरल इंटेक नहीं हो, या किसी का वाइटली अनस्टेबल हो, या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो, ऐसे पेशेंट्स में इंसुलिन इन्फ्यूजन चालू कर रहे हैं। तो वहाँ पे जब हमें चालू करना है तो 0.05 या 0.1 यूनिट्स पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग चालू करना होता है, ठीक है। तो इसमें हमें 2 आवर्स मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसका सिंपल सा इन्फ्यूजन बनाने का है कि 50 यूनिट्स इंसुलिन को 50 ml NS में डालकर, और अगर 0.1 से लेते हैं 60 kg बॉडी वेट के पेशेंट में, तो ये 6 ml पर आवर से इन्फ्यूजन अपने को चालू करना है, ओके। ये इन्फ्यूजन पंप बनाकर, ठीक है, ओके। टारगेट क्या होगा अपना, कितना रैंडम ब्लड शुगर रखना है, 140 से 180 के बीच में। 110 भी एक्सेप्टेबल है, 220 भी एक्सेप्टेबल, बट आइडियली 140 to 180, ओके, ठीक है।
अब देखते हैं कि इसकी डोज मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं। अगर किसी पेशेंट का 3 यूनिट पर आवर से चल रहा है ना, और अभी उसका करंट वैल्यू 250 है और 2 घंटे पहले उसका वैल्यू था 280, 2 आवर में उसका इंसुलिन अगर 3 यूनिट से चल रहा है तो कितने में चेंज आया, 30 से। इसका मतलब कि 15 mg पर डेसीलीटर पर आवर के रेट से RBS डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो नेक्स्ट 2 आवर में जो RBS होगा वो होगा 220, बट आवर टारगेट इज़ 140 to 180। इट मीन्स कि हम अपने टारगेट से अभी बाहर हैं, इसीलिए हमें इंसुलिन का इन्फ्यूजन रेट जो 3 यूनिट पे चल रहा था उसे हमें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे हमें 5 यूनिट 4 यूनिट डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल पेशेंट इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो हमें पहले से अगले 2 घंटे में शुगर क्या होने वाला है उसको पहले से डिसाइड करना है और ये देखना है कि वो टारगेट के अंदर है कि नहीं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं कि किसी पेशेंट का 1.8 यूनिट से अगर चल रहा है इंसुलिन और उसका अभी 170 है, पहले 185 था, तो अगले 2 आवर में हम 155 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि अपने टारगेट गोल के अंदर है, तो अपन सेम रेट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगला एग्जांपल ये है कि अगर किसी का 1.2 से चल रहा है, अभी 100 है, पहले 144 था, और तो इस हिसाब से नेक्स्ट 2 आवर में 56 हो जाएगा। ये तो अपने टारगेट से कम है, 110 से भी कम है, तो इसीलिए हमें डोज को क्या करना पड़ेगा, यहाँ कम करना पड़ेगा। तो हमने 0.6 कर दिया है। तो इस तरीके से इंसुलिन इन्फ्यूजन अपन रेट को कम और ज़्यादा करते हैं। दूसरी चीज़ क्या लिखना है, स्टार्ट कितने से करें। तो एक जनरल फार्मूला है कि जो इन्फ्यूज़न रेट होता है, इन्फ्यूज़न रेट जो होता है, ओके, वो अपने को एक जनरल फार्मूला है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जितना रहे डिवाइडेड बाई 100, ये इन्फ्यूजन रेट है, इतने यूनिट्स पर आवर। ये एक क्रूड अपने पास फार्मूला है, ओके, ठीक है। इसके बाद टारगेट क्या रहता है अपना, कितना किस रेट से अपने को ग्लूकोज को कंट्रोल करना है, तो 50 to 100 mg पर डेसीलीटर पर आवर। 1 घंटे में कम से कम उसका RBS 50 से 100 कम या ज़्यादा हो जाना चाहिए। अब देखते हैं, अगर 50 से कम 50 से कम कंट्रोल हो रहा है तो हमें इंसुलिन इन्फ्यूजन का जो रेट है उसे इंक्रीज़ करना है, और अगर 100 से ज़्यादा हो रहा है तो रेट हमें कम करना है। दिस इज़ समरी, बेसिक सिंपल थिंग। फॉर मेजर मील, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है। मेजर मील के पहले हमें जो पहले से चल रहा है इंसुलिन का रेट, उसको 2 या 4 यूनिट्स बढ़ा देने हैं जस्ट बिफोर टेकिंग द मील, और खाने के कम से कम 2 घंटे तक इस बढ़े हुए रेट से हमें चलने देना है, और फिर उसके बाद फिर से जो उसका नॉर्मल चल रहा था। तो ये खाने के समय हमें रेट को जितना चल रहा है उससे 2 यूनिट्स पर आवर अपने को बढ़ा देना है कम से कम अगले 2 घंटे के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इंसुलिन के इन्फ्यूजन के बारे में समझा कि ये कैसे काम करता है, ठीक है, और कैसे डोज। और इंसुलिन के इन्फ्यूजन में भी देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है बेसल और एक होती है प्रेंडियल कवरेज। तो वो हमने बता दिया कि खाने के बाद अपने कवरेज देना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा क्या ज़रूरी है, पोटेशियम की मॉनिटरिंग ज़रूरी है। अगर पेशेंट नील पर ओरल है तो हर 6 घंटे में, और अगर उसका ओरल इंटेक ठीक है तो हर 12 घंटे में पोटेशियम उसका चेक करना है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है इंसुलिन इन्फ्यूजन से, ओके। इंटरप्शन टाइम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये कोशिश करना है कि 10 से 15 मिनट से ज़्यादा इंटरप्शन टाइम नहीं हो। कभी नहाने जा रहा है, वॉशरूम जा रहा है पेशेंट, तो जो इंसुलिन का इन्फ्यूजन है 10-15 मिनट से ज़्यादा देर तक अपने को बंद करके नहीं रखना है, ठीक है, ओके। तो ये जो एबव थ्योरी हमने पढ़ी है, ये रेगुलर इंसुलिन को जब हम यूज़ करेंगे बोलस के जैसे, और NPH को यूज़ करेंगे बेसल के जैसे, उसके लिए है। लेकिन अगर हमारे पास दूसरे इंसुलिन एनालॉग अवेलेबल हैं, जैसे कि ग्लूलिसिन, लिस्प्रो, ग्लार्जिन, हम इनको भी बोलस के जैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बस ध्यान हमें ये रखना है कि रैपिड एक्टिंग होते हैं तो इन्हें 30 मिनट्स की बजाय 5 से 15 मिनट पहले लगाना है, ठीक है। और अगर आप लॉन्ग एक्टिंग में ग्लार्जिन या डेग्लूटेक यूज कर रहे हो तो उसे अपन फिक्स टाइम में डेली देंगे, ओके।
और यहाँ पे ध्यान ये देना है कि अपन वहाँ पे 1/4 कर रहे थे, यहाँ अपन पहले 50% डिवाइड करेंगे और 50% बोलस और 50% बेसल देंगे, और जो बोलस का 50% है उसमें 1/3 करके देंगे। ये अगर हम डेग्लूडेग्लार्जिन ये वाला रेजिम यूज़ करते हैं उसके लिए होता है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, कोई भी आपको डाउट्स हो इससे रिलेटेड तो आप